नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को आज 6 महीने पूरे हो गए। जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है तभी से उनके कामकाज को बारीक नजरों से सत्ता, संगठन, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया सभी देख रहे थे। वजह यह भी थी कि इतने लंबे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने जो बेंचमार्क सेट किया था वो इनके काम को नापने का पैमाना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत स्पीड के साथ और योजनाबद्ध तरीके से सरकार और संगठन के अलावा सभी वर्गों को भी साथ कर रखा और जहां जरूरी दिखा वहां सख्ती भी जितनी अनिवार्य थी वो दिखाई। हालांकि 6 महीने का वक्त आकलन का नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कहावत के अनुसार जब आप किसी के बड़े पैर वाले जूते में अपने पैर डालते हैं तो फिर आपकी चाल को देखा ही जाता है। शुरुआत उन्होंने जिस तरह से की, कई अधिकारियों को सिर्फ इस वजह से हटाया कि उनका आम लोगों के साथ बर्ताव ठीक नहीं था। उससे लगा कि अपनी छवि दीनों के मोहन यानी गरीबों के मोहन वाली लेकर चल रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव भी आए। एमपी में बीजेपी को मिली 29 सीटों का श्रेय भले ही सिर्फ इनके खाते में ना जाए, लेकिन रेवेन्यू की जो एक भाषा है तो उसके मुताबिक कहें तो इनका नाम शामिल खाते में तो है ही। कई सालों से विवादित कुछ परियोजनाएं भी इन्होंने शुरू करवाई। लोकल इन्वेस्टर समिट यानी छोटे शहरों के लिए रोजगार का उद्योग वाला इनका विजन भी अच्छा रहा। अभी तक इनके ऊपर किसी तरह का किसी एक पक्ष में झुकने या किसी को प्रश्रय देने का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा पाया। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि सरकार की स्पीड कैसी है, आगे की उसकी रफ्तार बदले हुए सियासी परिदृश्य में कैसी होगी, केंद्र की मिलीजुली सरकार और दूसरे राज्यों के स्पेशल पैकेज की मांग के बावजूद क्या वे आगे भी एमपी के लिए पर्याप्त फंड ला पाएंगे। साथ ही इस बात की भी कि एयर कनेक्टिविटी सेवा एमपी के जिलों के अंदर जो आज शुरू हुई है उसके फायदे कितने होंगे या फिर पहले की तरह इसे बंद करने की नौबत तो नहीं आएगी। बहुत तरह ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को आज पूरे 6 महीने हो गए। यूं तो आकलन के हिसाब से ये वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि पैरामीटर बने हैं तो उसमें कामकाज को फिट करके मापा तो जा ही सकता है। इस अवधि में जो हुआ वो है चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना जैसे 20 साल से उलझे विषय का समाधान। गांधी सागर जलाशय के उपयोग को लेकर जो विवाद था उसके समाधान की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से सीहोर जिले के आष्ठा में एक नई परियोजना आ रही है। ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी यहाँ प्रस्तावित है। इसमें 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। उज्जैन में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई जिसमें 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, रीवा सहित कई छोटे जिलों में भी ऐसी समिट की जाएगी। 6 लाख किसानों से अभी तक 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। सरकार ने आज एयर कनेक्टिविटी के लिए कई शहरों के बीच छोटे विमानों की हवाई सेवा भी शुरू की है, जो लोगों को बीमारी या फिर टूरिज्म में एक तरह से मददगार साबित होगी। केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मोहन सरकार की उपलब्धियों में इंदौर की हुकुमचंद मिल का 20 साल से लंबित मामला भी शामिल है। इसी तरह ग्वालियर, इंदौर, रतलाम और उज्जैन के मामलों का निराकरण कर मजदूरों को उनका हक दिलाया गया। जब ये सरकार बनी थी तब विपक्ष को लगा था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना लाडली बहना शायद बंद हो जाएगी, लेकिन उसे भी बंद नहीं किया गया। अब तक 1,29,00,000 बहनों को 9,455 करोड़ रुपए दिए जा चुके। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि लगभग हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है और अपराधों को रोकने या सुशासन को स्थापित करने में सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी। नेचुरल है, स्वाभाविक है, आरबीआई ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो इन्हें इसका मतलब सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता है। जब बेरोजगारी की बात हो, जब नर्सिंग घोटाले की बात हो, जब पटवारी घोटाले की बात हो, ऐसी जितनी एग्जाम्स उसकी बात हो, तो मध्य प्रदेश का चेहरा काला है। जब कोई मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक सूबे की सत्ता में रहता है तो उसकी लाइन इतनी बड़ी हो जाती है कि उनकी जगह आए व्यक्ति को उस तुलना से तो गुजरना ही पड़ता है।
शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे ही एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, लेकिन यदि उस तुलना में देखें तो मौजूदा मुख्यमंत्री की रफ्तार में कोई कमी नहीं। शर्त यही है कि रफ्तार पूरे 5 साल तक ऐसे ही रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है वंदना त्रिपाठी, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है संतोष गौतम, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत स्वागत। आज शुरुआत वंदना जी के बजाय संतोष जी से करेंगे। संतोष जी, 6 महीने कम वक्त है, हालांकि जैसे हमने कहा कि भाई आंकने लायक वक्त तो कम से कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं आपके? अच्छा किया, बुरा किया, चौपट हुआ, अच्छा हुआ, जो आपकी निष्पक्ष टिप्पणी हो दीजिए। निश्चित रूप से प्रवीण जी, 6 महीने का जो वक्त होता है वो किसी की बुराई करने के लिए तो वैसे नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष। लेकिन हम ये जरूर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि 20 वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चीज मध्य प्रदेश में हुई, जिसके कारण मध्य प्रदेश पिछड़ा रहा, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में प्रतिभा पलायन का मामला हो, चाहे यहाँ इंडस्ट्रीज के न आ पाने का मामला हो, कई इन्वेस्टर समिट हुई, लेकिन नतीजा जमीन पर कुछ नहीं था। हमारे यहाँ व्यापम जैसे घोटाले हुए, तमाम घोटाले हुए, नर्सिंग घोटाला हुआ और पटवारी घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, और आज ही मध्य प्रदेश में जब 6 महीने पूरे हो रहे हैं मोहन सरकार के, तब शिक्षक है, चयनित शिक्षक, उन्होंने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो मैं कहता हूं कि हर वर्ग को खुश करने के लिए, हर वर्ग संतुष्ट हो सके, इस दिशा में मुख्यमंत्री को ठोस प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से उनको शुभकामना देते हुए एक सलाह भी देगी कि फिर से नर्सिंग जैसे घोटाले न हो, पटवारी भर्ती जैसे घोटाले न हो, मध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास कायम हो सके सरकार पर। 21,000 किसान जो कि पूरे शिवराज सिंह के कार्यकाल में आत्महत्याओं को मजबूर हुए थे, और जिसके कारण किसान आंदोलन को दमन करने के लिए शिवराज सिंह ने गोलियां चलवाई थी, ऐसा फिर कोई घटनाक्रम दोबारा न हो। किसानों को आय दोगुनी करने की बात होती थी, शिवराज सिंह ने की थी 2022 तक, उसको फिर से ऐसा हासिल किया जा सके। उस लक्ष्य को भले 2-3 साल लेट हो, लेकिन कम से कम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कोई काम हो। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जिससे बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ठीक है, अब इन कर लेते हैं वंदना जी को। वंदना जी, 6 महीने, वही सवाल के 6 महीने हालांकि आकलन के लिए कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन कितनी उपलब्धियां हैं आपके खाते में? नमस्कार प्रवीण जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बहुत दिनों बाद आपके सानिध्य में बैठकर आज डिबेट करने का मौका मिल रहा है। स्वागत है मैडम। देखिए, उपलब्धियां तो इतनी हैं प्रवीण जी कि एक डिबेट तो कम पड़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो 6 महीने में 3 महीने आचार संहिता के अलावा जो 180 दिन में मध्य प्रदेश का समग्र विकास किया है, उसके लिए हम यही कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक विजय हमें दिलवाई है 29 की 29 सीटें जीतकर, कि वो मध्य प्रदेश के लिए हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी कुछ उपलब्धियां मैं संक्षिप्त में बता दूं, जो उनकी मुख्य उपलब्धियां हैं, जैसे कि लाडली बहनों के खाते में लगभग 9,500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी 1,71,00,000 लाडली बहनें लगभग लाभान्वित हो रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि शिवराज जी के जाने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, तो वो ये जान ले कि 9,500 करोड़ रुपए खाते में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आने के बाद गए हैं। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा विषय कांग्रेस पार्टी उठाती थी एमएसपी का, तो एमएसपी के विषय में भी मैं बता दूं कि लगभग 50,000 टन मैट्रिक गेहूं की खरीदी एमएसपी पर की है हमने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में अगर रोजगार जनरेट नहीं हो रहा होता तो पिछले साल की तुलना इस साल का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 26% है, तो 26% बढ़ा है एक्चुअली। तो 26% कब बढ़ता है? लोगों की जब परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है तभी लोग खरीदते हैं, चीजें बिकती हैं और जीएसटी जो जनरेशन होता है वो होता है। तो ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाती थी, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क जो लगाते रहे। ये केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके लिए 24,220 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किए हैं, बुंदेलखंड की जो स्थिति है उसको बदल देगा। नदियों को जोड़ने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ सामाजिक दृष्टिकोण के कार्य भी बता जल्दी, बस तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, वक्त है अभी तो अपने पास, जल्दी बताइए एक और।
जल गंगा संवर्धन अभियान, कुओं बावड़ियों का गहरीकरण करना, उनके आसपास वृक्ष लगाना, इसके अलावा गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में इस साल को मनाया जाने वाला है। गौ हमारी माता है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ सिंहस्थ ने उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि स्नान क्षिप्रा नदी में ही होगा, यानी कि नदियों की सफाई का जो हमने एक बीड़ा उठाया है, भाजपा सरकार ने उठाया है, इसके लिए ठीक है। वंदना जी, तीसरे विमानगन करता हूं, मोटी मोटी सारी बातें आपको ले ली। शर्मन जी, आपकी टिप्पणी उसी एक छेपक के साथ कि 6 महीने बहुत ज्यादा वक्त होता नहीं, फिर भी आपका आकलन, सजग पत्रकार हैं आप। देखिए माननीय प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव के 6 महीने के कार्यकाल पर यदि टिप्पणी की जाए तो बहुत जल्दबाजी होगी। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अप्रैल और मई महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो उसमें विकास के काम या कोई काम हो नहीं सकते थे। अब एक दूसरा, चूंकि जब सरकार बनी उसके बाद से फुल बजट नहीं आया, तो बजट नहीं आया तो कोई बड़े काम या व्यापक स्तर के काम नहीं हो सकते थे। अब जुलाई में 1 जुलाई से सत्र आएगा तो फुल बजट आएगा। ये 2 चीजें हैं। तीसरा एक चीज और है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जब सरकार संभाली तो उसके तुरंत बाद पार्टी या वो सारे के सारे लोग चुनाव की तैयारियों में और चुनाव में लग गए थे, तो उनके पास समय कम मिला है, ऐसा मेरा अपना मानना है। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो मैं 2-3 बिंदुओं पर आपका नज़र चाहूँगा। देखिए, आपने अपने पैकेज में सारी चीज़ें बता दी और प्रवक्ता महोदय भी बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसानों से गेहूं खरीदी का मामला हो या कैन बेतवा अटल जी के समय में चालू हुई थी परियोजना हो, या तमाम ये सारी चीज़ें कोई उपलब्धि नहीं है। मैं एक पत्रकार के नाते कह सकता हूँ ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो रेगुलर प्रक्रिया वाली चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आपको यदि मैं उपलब्धि कहूँ मैं एक पत्रकार के नाते, तो जो सीहोर के पास जो इथन का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो मध्य प्रदेश के पूरे परिदृश्य को बदल देगा, और खासकर भोपाल और सीहोर और उसके इंदौर, ये पूरे बेल्ट में उद्योग की और डेवलपमेंट की और रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर खुल जाएंगे कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से दूसरे राज्यों की तुलना में खड़ा हो जाएगा, महाराष्ट्र या गुजरात या बेंगलोर या हैदराबाद। तो एक तीसरा चीज़ एक और है इसमें कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार अपनी योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से बार बार मिलकर पैसे की मांग की है। लगातार वो अपने अफसरों से कहते रहें और अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की बात करते रहें। और 2 विषय और हैं जिसको कि उपलब्धि के रूप में एक पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो एक अपना एक अलग विजन दिया है, जो उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, इन 3 क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं, और ये जो है ना पूरा राज्य जो है ना इन सब क्षेत्रों में आगामी दिनों में जाना जाएगा पूरे वैश्विक परिदृश्य पर। इस पर उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं हम फिर से संतोष जी को। संतोष जी, शर्मन जी तो चलिए नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, शर्मन नगेले, वंदना जी की बात से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं क्योंकि आप उनके विपक्षी हैं। वो शर्मन जी भी मान रहे हैं कि ये जो 60,000 करोड़ के निवेश वाली जो बात है ये अचीवमेंट है बड़ा, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो विजन उन्होंने दिया है कि धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन जो है, सांस्कृतिक पर्यटन की जो शुरुआत, और उसे हम आज वाले जो एयर कनेक्टिविटी उससे जोड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के विकास में अगर मोहन यादव सरकार अच्छा काम करती तो हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, और निश्चित रूप से हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के को पिछड़ा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम एक सामूहिक कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता के साथ सहयोग करें और वो आगे बढ़े, लेकिन जहाँ पर उनकी कमियां होंगी तो निश्चित रूप से हम कोई क्लियर लीडर्स नहीं है सरकार के कि सरकार अगर अच्छा काम नहीं भी करेगी तो हमको क्लियर लीडिंग हमको करना है उनकी। हम निश्चित रूप से सरकार के कान खींचने के लिए यहाँ बैठे हुए, और हम कहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और माफियाओं द्वारा जो रेत के अवैध माफिया है, जो नदियों का जो अवैध खनन करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अधिकारियों पर हमले किए हैं, इन सब पर रोक कब लगेगी? और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश पाए जाते हैं कई जगह जहाँ दलित अत्याचार होता है, उन पर भी सब कार्रवाई हमको देखने को मिलना चाहिए। इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि पिछली बार जो पिछली भी इन्वेस्टर्स मीट हुई वो तो जमीन पर धरातल पर उतरी नहीं, तो अब अगर उद्योग को लाने की कोई बात करे तो ठोस रणनीति के साथ लाना चाहिए, तो ठोस समझौते होना चाहिए। और जिन्होंने पिछली बार जो इन्वेस्टर्स मीट के तहत जमीनें आवंटित करवाई है, अगर उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं लगाए तो उनको उद्योग कैंसिल होना चाहिए। 70% रोजगार की बात जब कमलनाथ सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम खाली उद्योगों में देंगे, तो उन चीजों को भी सबको लागू करना चाहिए और मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करना चाहिए।
से हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से हम चाहे अलीराजपुर का मजदूर हो, चाहे झाबुआ का मजदूर हो, गुजरात में, महाराष्ट्र में पलायन करने पर मजबूर है। वहाँ की खदानों में सिलिकोसिस नाम की उनको बीमारी हो रही है। आज तक श्योपुर जिले से जो कुपोषण का तमगा है वो हटा नहीं, सर्वाधिक कुपोषित जिले का। अलीराजपुर और झाबुआ सबसे गरीब जिले हैं 20 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी शासन के बाद। मैं चाहता हूँ कि इन तमगों से मध्य प्रदेश को मुक्ति मिलना चाहिए। वंदना जी यकीन करता है। वंदना जी, दो तीन मोटी मोटी चीजें आई इनकी बातचीत से निकल के, इनके आरोप आप समझ सकती हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी माइनिंग माफिया है वो बीजेपी पोषित है, और दूसरा उन्होंने बच्चों के कुपोषण पे भी बात की, पोषण और कुपोषण दोनों आया इसमें, तो बच्चों कुपोषण की भी बात की, और ये कहा कि भाई जो भी इन्वेस्टर समिट होंगी इसके पहले का चूंकि पूर्ववर्ती अनुभव इनका भी है, मीडिया का भी है, कि वो MOU हो के रह जाते थे, धरातल पर नहीं उतरते थे। ये कैसे अलग होगा, इस पर और विस्तार से बताइए। किस प्रकार से जबलपुर में जो शिक्षा माफिया काम कर रहे थे उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करवाई, तो ये भी एक शिक्षा माफियाओं पर चोट करना हुआ। उसके अलावा आपने देखा खनन माफियाओं पर एक दिन में 300 कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई। तो जो खनन माफिया हैं उन पर भी हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो आगाज तो हर चीज का हो ही चुका है, अंजाम आप देखिएगा स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में होगा। उसके जो ये खनन माफिया जो होते हैं, IPC की जो धाराएं बनी हुई हैं उसके अंतर्गत हम बंधे हुए हैं, उसमें कोई बहुत कड़ा दंड नहीं है उनके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनके सामानों की जब्ती करना, उनके पोकलेन, JCB, डंपर जो भी थे वो उनको हमने जब्त करके उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करी है। और बिल्कुल आप देखिएगा कि एक दिन ये माफिया मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। उसके अलावा जब ये श्रमिकों की बात कर रहे थे तो श्रमिकों के विषय में एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की रही है वो है इंदौर की हुकुमचंद मिल के 48,000 श्रमिकों को 2022 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया, जो इतने सालों से उस राशि के लिए वेट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा अगर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 की बात करें तो उससे हमारे 3,500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। तो श्रमिकों के लिए तो हम कार्य कर ही रहे हैं। माफियाओं के जो मनोबल है उस पर हम बार बार चोट कर ही रहे हैं। आपने देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी को एक और नाम दिया जाता है एक्शन वाले CM, तो एक्शन मोड में तो वो हमेशा ही रहते हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में जो बातें थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक जो अभी हुई थी माननीय मंत्रीगणों की, उसमें ये निर्देशित किया है कि सब मंत्रियों को अपने गारंटी कार्ड में से अपने मंत्रालय से रिलेटेड जितनी गारंटीज हैं उन्हें निकालना है, उनका एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट तैयार करना है और उस पर रोड मैप तैयार कर कार्य करना शुरू करना है। रोड मैप के साथ काम शुरू हुआ। एक बार शर्मन जी को इनका लेते हैं। शर्मन जी, अब थोड़ा सियासी संवाद भी करते हैं। बदला हुआ जो परिदृश्य है, मतलब केंद्र और राज्य का लेके, भाई अगर मिली जुली गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है और तब जब सहयोगी खुद स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हुए पैकेज मांगते हैं, स्पेशल पैकेज मांग करते हैं अपने राज्य के लिए, तब आपको लगता है कि मोहन जी उतना दबाव बना पाएंगे केंद्र पर कि नहीं हमको भी ज़्यादा पैसा चाहिए स्टेट के लिए? देखिए माननीय प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष अनुराग रहा है, जिसको कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कहा भी है कि मेरा यदुवंशियों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव है, और उनका उन्होंने प्रशंसा भी की थी और उन्होंने चुनाव के दौरान भरपूर उपयोग भी किया। उन्होंने लगभग 71 लोकसभा क्षेत्रों में उनको घुमाया और 7-8 राज्यों में घुमाया, जिसके परिणाम भी उनके बीजेपी के पक्ष में आए जहां जहां वो गए हैं। तो वो कोशिश तो करेंगे। और देखिए जो पैसा राज्यों का रहता है, केंद्रांश रहता है और राज्यांश, तो वो केंद्र तो देगा, लेकिन केंद्रांश के अलावा की बात कर रहा हूँ, स्पेशल पैकेज की बात कर रहा हूँ। देखिए यदि उड़ीसा और बिहार को यदि कोई स्पेशल पैकेज मिलेगा तो उसकी तुलना मध्य प्रदेश से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मध्य प्रदेश की अपनी एक अलग स्थितियां हैं, वहाँ की अलग है। तो मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी पैसे लाने में सक्षम है। और मध्य प्रदेश से देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माननीय शिवराज जी को मिला और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, तो उसकी यदि मध्य प्रदेश में परियोजनाएं बहुत चल गई तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। और साथ में वो बाकी मंत्रियों से
प्रधानमंत्री से लाएंगे, निश्चित लाएंगे। जो उड़ीसा और बिहार की बात है उसका विषय बिल्कुल अलहदा है। अब दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जो आपने अपने उपलब्धियों की बात बोली थी, एक विषय छूट जाता जो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से आ जाए कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो नदी जोड़ो परियोजनाओं के बीच में जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने बीच में एक MOU साइन किया है, उससे चंबल और मालवा के कई जिलों को लाभ होगा और रोजगार मिलेंगे और पानी से उसका पूरा चंबल और ये मालवा क्षेत्र जो है ना वो बहुत अच्छा संपन्न हो जाएगा। तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि नहीं, ये है चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना अभी उनके कार्यकाल में। बाकी हाँ, क्योंकि कैन बेतवा जो है ना वो तो पुरानी अटल जी के समय की है, जिसको उमा जी के समय आया था, फॉरेस्ट का विषय आ रहा था, वो उन्होंने दूर कराया, तो उनकी उसके लिए बधाई और उनकी उपलब्धि है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव संघ के, संगठन के, मोदी जी के और राज्य की जनता के चारों लोगों के जो अपने उनकी जो ये उनकी उनसे मनसा है, अपेक्षा है, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। चाहे राम पथगमन की बात करें, चाहे ध्वनि विस्तारक केंद्र बंद करने की बात करें, चाहे मांस मदिरा मछली की दुकानों पर जो जिस तरह के प्रतिबंध लगाना थे उसकी बात करें, चाहे आप जो है ना उनके और निर्णय जो एक उनके संघ के कोर एजेंडे को फुलफिल करता है। दूसरा, संगठन की दृष्टि से भी उन्होंने 29 सीटें निकलवा दी हैं। तीसरा, मोदी जी या केंद्र की दृष्टि से वो राज्य में उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छा काम कर रहे हैं और वो OBC लीडर के रूप में डेवलप कर रहे हैं उनको। संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी, ये उम्मीद आपको कितनी है? चलिए हम ये इस सवाल का सिरा थोड़ा पलट देते हैं कि 6 महीने ठीक है, कम वक्त है, लेकिन जो बात के 4.5 साल हैं उसमें आपको अभी तक की इनकी फंक्शनिंग देख के कोई उम्मीद लग रही है कि ये हो सकता है सूबे के लिए बेहतर कर पाए? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि मध्य प्रदेश को अब बहुत इंतजार नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश ऑलरेडी वो बहुत पिछड़ गया है। और मैं केवल सरसन नगेले जी विशेषज्ञ मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अगर बिहार और झारखंड को स्पेशल पैकेज मिला है तो नीति आयोग की जो रिपोर्टें प्रकाशित होती आई है पिछले कुछ वर्षों में, तो मध्य प्रदेश की तुलना कई बार झारखंड और बिहार में हुई है कई मानकों पर। तो क्या मध्य प्रदेश को भी कोई स्पेशल पैकेज मिल सकता है? क्योंकि मध्य प्रदेश प्रति सप्ताह 3 से 4 हजार करोड़ का औसतन कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश की सरकार चलाने के लिए। तो अगर यहाँ पर आय के नए साधन डेवलप नहीं होंगे, राजस्व के नए साधन विकसित करने को सरकार का कोई ध्यान नहीं होगा और केवल कर्ज लेकर ही हम अगर सत्ता चलाते रहेंगे, शासन चलाते रहेंगे, तो आगे मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा? मैं तो मोहन यादव जी से अपेक्षा करता हूँ कि 6 महीने का उनका कार्यकाल हुआ है, लिहाजा उन्हें रियायत देते हुए कहना चाहूंगा कि पिछली मध्य प्रदेश की जो बर्बादी हुई है पिछले 2 दशक में, तो इसमें आगे राजस्व के नए साधन जोड़ने के लिए, नए राजस्व के जो स्रोत हैं उनको पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कोई विचार किया है? क्योंकि केवल हम कर्ज से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और केवल अगर केंद्र सरकार के द्वारा हमको जो पैकेज मिलेगा उसके आधार पर नहीं, या तो उनको स्पेशल पैकेज की मांग करना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए। आखिर क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई लिखित नियम तो है नहीं मेरे ख्याल में, और अगर हो भी तो मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पिछड़ापन 4 लाख करोड़ के कर्जे को देखते हुए मध्य प्रदेश को स्पेशल पैकेज की मांग करना चाहिए, राजस्व के नए साधन डेवलप करने की बात करना चाहिए। क्यों हम केवल रेट पर आश्रित हैं? क्यों हम शराब के जो राजस्व उस पर आश्रित हैं? हमको यहाँ पर राजस्व डेवलप करने के नए साधन क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन सब पर एक बड़े विजन के बारे में सोचना होगा। बड़े विजन के बारे में वंदना जी को इन करते, बड़ा विजन बताइए वंदना जी। विपक्ष को थोड़ा डाउट है, वो कह रहे हैं कि भाई कर्ज लेके कब तक विकास करेंगे, फिर उसे चुकाएंगे कहां से, और रेवेन्यू अर्न करने का मॉडल क्या है, कैसे अपनी आय बढ़ाएगा स्टेट? देखिए, ये जो सीहोर का प्रोजेक्ट है या ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर इंदौर में, उज्जैन में जो मॉल जो बनाने की बात हो रही है, ये सारे जो कार्य हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं रोजगार भी जनरेट करेंगे और रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। और रही बात जो अभी माननीय संतोष जी कह रहे थे कि पिछले सरकारों ने जो कार्य किया है उसका जो भरपाई है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नवीन मुख्यमंत्री हैं वो करें, तो देखिए मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ रहा था और उसे आगे बढ़ाने का और गति देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। आपने देखा कितनी संवेदनशीलता के साथ एक मुख्यमंत्री हर बिंदु को छू रहा है, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, चाहे वो सांस्कृतिक अभ्युदय का कार्य हो, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा करना हो, पेड़ लगाकर कुएं, तालाब, बावड़ी आदि को गहरा कर, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल हो,
जिस प्रकार से खुले में ये मांस बिक्री होती थी, उससे कितना ज्यादा आप समझिए कि कितना टॉक्सिकेटेड होता था वो मांस, और जो लोग खाते थे। तो पर्यावरण प्रदूषण को भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ध्वनि को प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस की बात हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते आए हैं। कानून व्यवस्था को दृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अभी रिसेंटली आईजी कलेक्टर्स की वर्चुअल बैठक ली है और उनसे ये कहा है कि शासन हो, मंत्रियों से और जो आईजी कलेक्टर्स हैं उन सबसे ये कहा है कि चाहे शासन हो प्रशासन हो, अब हमें जो हम चुनाव से बाहर है, अब हमें आराम नहीं करना है, अब हमें काम करना है। सब लोग अपने अपने काम में जुट जाइए और तत्परता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो ये साबित किया है कि वो एक शर्मन जी को इन कर लेता हूं मैडम, शर्मन जी को इन करता हूं। शर्मन जी, एक और सियासी संवाद, जैसे हमने कहा कि रेवेन्यू की भाषा का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि ये जो जीत है यहाँ, तब जब बहुत सारे स्टेट जो है वो दरख्ते से लगे बीजेपी के हाथ से, यहाँ इन्होंने एक गोल अचीव कर लिया 29 की 29 सीटों वाला। तो जाहिर है कि इकलौता क्रेडिट मोहन जी को नहीं जाएगा, क्योंकि संगठन भी है, शिवराज जी भी हैं, बाकी जी भी हैं। तो शामिल खाता तो हम कह ही सकते हैं रेवेन्यू की शक्ल में कि शामिल खाते में नाम तो है जीत का उनके भी। देखिए, वो ठीक है, वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो जीत के किरदार जो है ना डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा जी हैं, जो कि राज्य के राजनीतिक फलक पर देखे जा रहे थे और वो मेहनत भी कर रहे थे। बाकी तो काम बहुत करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया, बाकी राज्यों में भी गए। देखिए माननीय प्रवीण जी, मेरी जो समझ कहती है कि डॉक्टर मोहन यादव जो इस तरह के नेता हैं कि मैं एक संदर्भ दे रहा हूं, उन्होंने इस बात के भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये संभवतः मैं संभवतः पहला पत्रकार हूं आपके चैनल पर बता रहा हूं कि मोदी जी ने कहा गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी। तो वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई का एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, और साथ में ड्रोन के सेक्टर में मध्य प्रदेश में कैसे काम किया जाए गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में, इस पर उनकी काम चल रहा है। बहुत सारे काम गति पकड़ चुके हैं, रोकना पड़ेगा, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता इससे आगे संवाद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जो 3-4 बार जो बात हमने दोहराई और जिससे शुरुआत करी, उसी से आज की इस बहस का खात्मा करेंगे कि वक्त बहुत छोटा होता है, 6 महीने में जज किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 6 महीने कम से कम ये जरूर बता देते हैं कि आपका जो लीडर है वो कितना विजनरी है। अब ये देखना होगा कि 5 साल में वो किस तरह से कितने कीर्तिमान बनाते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।